प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज हम क्षितिज पुस्तिका के गद्य पाठों की श्रृंखला में से चौथे नंबर का पाठ है सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है और ये सालिम अली की याद में लिखा गया है। पाठ की विधा संस्मरण है और इसे आप व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सालिम अली और D.H. लॉरेंस के बारे में लेखक ने जिक्र किया है। ये दोनों ही महान पक्षी वैज्ञानिक हैं और प्रकृति के सुंदर चितेरे हैं, प्रकृति को संभालने वाले पर्यावरणविद हैं। थोड़ा सा लेखक का परिचय देती हूँ। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता, उन्हें मंत्री बनाया गया और सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। डोला बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी, ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया है। उनके लेखन में उनके राजनीतिक अनुभव भी सहायक रहे हैं। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर प्रभावी डायरियां लिखी हैं। उनकी डायरियों पर चर्चाएं भी खूब हुई हैं। उन्होंने इस दिशा में नए नए प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभूति से उपजते हैं और कला में ढलते हैं। उनके द्वारा रचित सांवले सपनों की याद ना तो ठीक से संस्मरण है, ना रेखा चित्र, ना ही इसे व्यक्तित्व का सही बोध होता है। वास्तव में व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र प्रस्तुत करते हैं और जो शब्द से अशब्द की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर सालिम अली और D.H. लॉरेंस के बारे में वो कुछ बातें हैं जो बताते हैं। आप इन्हें थोड़ा संस्मरण भी कह सकते हैं और व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं। स्मरण कहते हैं जब हम यादों से पिछली मेमोरीज को रिकॉल करके जब हम लिखते हैं, तब उन्हें हम गद्य की विधाओं में संस्मरण कहते हैं। पाठ का सार शुरू करती हूँ। यहाँ पाठ शुरू हुआ है, सालिम अली की जब मृत्यु होती है तो उनको जब कंधों पे ले जाते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि पिछले सफर जितने भी उन्होंने किए वो वापस लौट कर आए, लेकिन इस सफर में वो दूसरों के कंधों पर जा रहे हैं और इस सफर का कोई अंत नहीं है। ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। भीड़भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। इस तनाव भरे माहौल से उनकी आखिरी यात्रा है और अब वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। और कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनको यहाँ पर वन पक्षी के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि जैसे कोई भी वन का पक्षी जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में चला गया हो, और सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जिए। वे जब तक जिए गीत की भांति जिए और लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए और उसी काम में लगे रहे। और उनकी मृत्यु जब हो गई तो शायद ही वो कभी उस गीत को दोबारा गुनगुनाना चाहेंगे। और समानता के कारण ये बड़ी सुंदर उपमा बन पड़ी है। पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने और बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को लेखक यहाँ पर पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहते हैं। ये जो दृश्य है अंतिम यात्रा को याद करते हैं लेखक, को कहते हैं ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है और यह समूह मौत की सोनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता और कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई अपने जिस्म की हरारत, कोई अपनी जान सांस भी दे दे, तब भी वो उनके प्राणों को वापस नहीं ला सकता। अब इसके बाद सालिम अली कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी
अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर के रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर सालिम अली ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखो, उसे अपनी नजर से मत देखो। सालिम अली समर्पित पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने पक्षियों की दुनिया को अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि उनके आनंद को बनाए रखने के लिए देखा। इस कारण वे पक्षियों को उन्हीं की दृष्टि से देखते थे। लोग प्रकृति को, पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को अपनी नजर से देखते हैं और इनके होने में अपना भला बुरा, अपना सुख दुख, अपना लाभ हानि देखते हैं। और क्योंकि हम स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ तक ही देखते हैं, उसी तरह से पक्षियों की भाषा अलग होती है, मानव उसे समझ नहीं सकता। पक्षी अपनी अनुभूति को जिन स्वर और क्रियाओं से व्यक्त करता है, उसे समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए वह उसकी मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ आनंद की गुदगुदी होना। जो प्रकृति से प्रेम करेगा, उन्हें पक्षियों की आवाज में भी आनंद की अनुभूति होगी। जो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखेगा, वो उनका आनंद उठा पाएगा। जो स्वयं के सुख दुख से देखेगा, वो कभी प्रकृति का आनंद नहीं उठा सकता। कोई भी आज वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज के निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक वृंदावन और कृष्ण का संबंध जोड़ते हैं और जिस प्रकार वृंदावन की भूमि पर कृष्ण का ऐसा बसेरा है कि उसके कण कण में से कृष्ण की आवाज आती है, मानो कृष्ण वृंदावन के कण कण में विराजमान है। यमुना का सांवला पानी भी उस सारे घटनाक्रमों की याद दिलाता है जो कृष्ण ने इस यमुना जल में किए हैं। हर सुबह और सूरज निकलने से पहले और शाम को गलियों से उत्साह भरी भीड़ आती है, जैसे कृष्ण जानवरों को चराने के बाद, गायों को चराने के बाद वापस लौटने ही वाले हैं और कहीं से भी वो कन्हैया फिर से अपनी मनमोहक स्वर में उनके सामने आ जाएगा। उनकी बांसुरी फिर से सुनाई देगी, उनके कदम रुक जाते हैं। वृंदावन का जो निधि वन है, कहते हैं आज भी वहाँ कृष्ण नृत्य करते हैं, रास करते हैं और वहाँ देवता आते हैं। तो शाम होने से पहले वहाँ का जो माली है सबको बाहर निकलने की हिदायत देता है। लगता है कि जैसे अब कुछ ही क्षणों में कृष्ण के दर्शन सबको हो जाएंगे, कृष्ण आने ही वाले हैं। सब भारतीयों के मन में कृष्ण के वंशी वादन का दृश्य ऐसा समाया है कि जब वे वृंदावन की गलियों से जाते हैं तो वो भावना साकार हो उठती है। वृंदावन ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ वर्ष भर भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ आकर कृष्णमय हो जाते हैं। सुबह शाम उनके मन में कृष्ण की बांसुरी का स्वर बजता रहता है, इसलिए वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम प्रकृति प्रेम की बात कहेंगे, जब हम पंछियों के प्रेम की बात कहेंगे, तो जिस प्रकार वृंदावन से कृष्ण याद आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से जुड़ाव के लिए हमें सालिम अली हमेशा याद आएंगे। तो जिस प्रकार से वृंदावन से कृष्ण अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार प्रकृति के प्रेम से कभी भी सालिम अली अलग नहीं हो सकते। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। इस लाइन को मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपको कहीं जाना है और बारिश आ गई, आपने तुरंत सरेंडर कर दिया, बारिश आ गई अब मैं नहीं जाऊंगा, है ना, मौसम खराब है। लेकिन यहाँ अगर सालिम अली को जाना है तो कोई आंधी, कोई तूफान, कोई उनका रास्ता नहीं रोक पाया। तो यहाँ वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, प्रकृति उनको कभी नहीं रोक पाती, बल्कि वो स्वयं को प्रकृति के प्रभाव में लाने के कायल थे। यानी कि वो ऐसे भी विकट परिस्थितियों में निकल पड़ते थे जब शायद कोई भी साधारण व्यक्ति निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया बिखरी हुई थी।
और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी रही थी। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था तहमीना। घर में यदि पत्नी का साथ ना हो तो कोई पुरुष इतना नाम नहीं कमा सकता। यहाँ पर अगर सालिम अली की पहचान है तो सालिम अली की पहचान को बनाने में तहमीना का भी पूरा पूरा हाथ है। आप सोचिए, अगर घर में रोज लड़ाई होगी तो बेचारा आदमी कुछ ना कुछ करके घर में एक दिन बाहर जाएगा, 2 दिन बाहर जाएगा, तीसरे दिन घर में ही रुक जाएगा कि रोज क्लेश होगी। लेकिन अगर पत्नी का साथ मिले तो वो ऐसे असंभव कार्यों को करने का भी जोखिम उठा सकता है जो शायद ही कोई उठा पाए। तो अगर सालिम अली की पहचान है तो उसमें तहमीना का भी पूरा योगदान है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच में नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यहाँ पर चौधरी साहब से जिक्र भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जिक्र है। वो किसानों के नेता थे। कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे और वो भी प्रकृति से प्रेम करते थे। यानी कि किसान नेता थे तो मिट्टी की प्रत्येक बूंद की भाषा को वो जानते थे कि पानी की पड़ने वाली प्रत्येक बूंद जब मिट्टी में पड़ती है तो कैसी अनुभूति होती है। यहाँ पर एक किस्सा है कि सालिम अली केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें जो रेगिस्तानी हवाओं के झोंके आ रहे हैं, शांत जो घाटी है उस शांत घाटी की जो सुंदरता है वो रेगिस्तानी हवाओं से बर्बाद हो रही है और उसको बचाने के लिए उन्होंने जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया वो पाठ में नहीं दिया गया है, लेकिन उसको सुनकर चौधरी साहब की आंखें भी नम हो गई थी। सालिम अली ने एक पुस्तक लिखी थी, फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये उनकी आत्मकथा है और इस आत्मकथा में उन्होंने अपना जिक्र किया है कि वो किस तरह से प्रकृति के प्रति प्रेमी बन गए। एक घटना है कि जिसमें बचपन में ही सालिम अली की एयरगन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और इस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ऐसे ही D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है जो शायद मुझे भी नहीं पता। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल इंसान था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बताया गया तो उन्होंने कहा कि बेशक लॉरेंस मेरी रगों में समाया हो, मेरे दिल में समाया हो, लेकिन फिर भी शायद उसके बारे में वो चीज़ें, वो बातें मैं भी नहीं जानती जो मेरी छत पर बैठी गौरैया जानती है। और सिर्फ लॉरेंस के बारे में ही नहीं, वो हम दोनों के बारे में ही कितना अधिक जानती है। ये जो कथन है इस बात का प्रमाण है कि सालिम अली और D.H. लॉरेंस प्रकृति के कितने करीब थे कि जो उनके जीवन साथी हैं वो भी उनको उतना समझने में सक्षम नहीं है जितना कि प्रकृति और पशु पक्षी उनको समझते हैं, जिनकी चिड़िया गौरैया समझती हैं, जो पक्षी उनको जितने अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे ज़्यादा समय प्रकृति के साथ ही बिताया। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार और कवि थे और उन्हें भी प्रकृति से गहरा प्रेम था। वे प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी और लॉरेंस स्वभाव से बहुत ही खुले और सीधे साधे इंसान थे और उन्हें गौरैया और अन्य पक्षियों से भी प्रेम था। ये नॉवेलिस्ट हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया है और उन्होंने अपनी रचना में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है। रगों और हड्डियों में बसने का आशय है जीवन में समा जाना, यानी कि D.H. लॉरेंस फ्रीडा लॉरेंस के जीवन का एक अंतरंग हिस्सा थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी घुमक्कड़ स्वभाव से, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। सालिम अली प्रकृति के संसार में टापू के समान अकेले, ऊंचे, विशिष्ट किंतु सीमित नहीं हैं। वे गहरे समुद्र के समान बहुत विस्तृत और विशाल थे। उनका ज्ञान असीम था और जो लोग
सालिम अली के घुमक्कड़ स्वभाव और उनकी भ्रमणशीलता यानी कि घूमने के बारे में जानते हैं, उन्हें आज भी ऐसा लगता है जैसे वो पक्षियों की खोज में कहीं निकले हों और कुछ ही देर में गले में दूरबीन लटकाए नई खोजों के साथ वापस लौट आएंगे। सालिम अली का ज्ञान टापू के समान सीमित नहीं है, ना ही उनका कार्य बहुत सीमित है। पूरा जीवन उन्होंने प्रकृति को समर्पित कर दिया और उनका ज्ञान गहरे सागर के समान असीम, गहरा और विस्तृत है। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में नई नई खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने में ही लगा दिया और टापू से हम यहाँ आशा ले सकते हैं कि किसी भी सीमा में ना बंध जाना। तो यहाँ लेखक ने सालिम अली के प्रति अपने मन के भावों को प्रकट किया है कि उनके कार्यों और उनके जीवन के प्रति वो नतमस्तक हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे उस गौरैया की देखभाल करने लगे, उसकी सुरक्षा करने लगे और पक्षियों की खोजबीन में जुट गए। उस घायल गौरैया से उनका मन द्रवित हो गया और तब से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं। यहाँ पर उन्होंने केरल की साइलेंट वैली से संबंधित खतरों को उठाया। जो रेगिस्तान की गर्म हवाएं हैं वो उसकी खूबसूरती को नष्ट कर रही हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती है कि लॉरेंस का गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। लॉरेंस भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी और उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। आशय स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे और उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। नैसर्गिक जिंदगी के दो ही प्रतिरूप हैं, प्रकृति में खो जाना और प्रकृतिमय हो जाना, और प्रकृति के समान सहज, सरल हो जाना। इसीलिए ये बात यहाँ पर कही गई है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में जा चुका है। अतः अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे, अपने शरीर की हलचल उनके शरीर में डाल भी दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसे गीत नहीं गा सकता, क्योंकि उसने सब अपने ही शरीर और अपने ही धड़कन से उपजते हैं। वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को कभी किसी सीमा में कैद नहीं रखा। वे एक टापू के तरह किसी स्थान विशेष पर पशु पक्षी प्रेम से बंधे नहीं रहे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति से जो जो अनुभव पाए उसे संजोया और उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। जीवन के बहुत वर्ष उन्होंने प्रकृति को समर्पित कर दिए, इसलिए वो टापू नहीं बल्कि एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है, आप तैयार कीजिएगा। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर उठता है। कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों को याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक हैं और ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की खोज में खोए रहे और वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे अपने ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आज सालिम अली नहीं है, सिर्फ उनकी सांवली यादें ही हमारे जीवन तक हैं। उनके जीवन की जो रंग भरी प्रसन्नता थी वो हमसे दूर जा चुकी है। अब सिर्फ यादें हैं, अकेली निर्जन यादें। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा और आप कमेंट के थ्रू अपने सुझाव अवश्य मुझ तक प्रेषित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार।